रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी भरोसा। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी भरोसा। जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ, पापा के साथ साथ हनी के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। पापा को इतने बीमार हालात में सिंगापुर से पटना लाने का उसका मन तो कतई नहीं था, पर पापा के जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। जीवन में पहली बार तो पापा ने उससे कुछ करने को कहा था, वरना अब तक तो पापा ही उसे संभालते आए थे। बचपन से ही जिस तरह उन्होंने उसका ख्याल रखा था कि अगर वह कहे कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं तो वह भी कम होगा। मम्मी की तो उसे कोई याद नहीं। जब से होश संभाला था अपने आसपास पापा को ही पाया था। जब वह छोटा था, अगर पापा घर में होते तो उसे नहाने, धुलाने और कपड़ा पहनाने से लेकर खाना खिलाने तक की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। जब वह घर पे नहीं होते तभी कोई दूसरा उसके लिए कोई कुछ करता था। वह 4 या 5 वर्ष का रहा होगा जब पापा उसे और नेहा आंटी के साथ लेकर सिंगापुर चले आए। पापा के कहने पर ही वह नेहा आंटी को माँ बुलाने लगा था। वो तो बाद में उसके समझ में आया था कि वह पापा की दूसरी पत्नी थी जो उसके माँ की जगह पर आई थी। माँ कैसी होती है वह भी उसने नेहा आंटी से ही जाना। फिर भी उसका मन हमेशा एक बार अपनी मम्मी के कोमल अनुभूति को महसूस करना चाहता था, जिसे पापा की खुशी के लिए दिल में दबा दिया था। क्योंकि जब भी वह अपने पापा से कभी अपनी मम्मी की बातें पूछ लेता, पापा की आंखों में उमड़ते घुमड़ते आंसुओं के बीच एक अजीब सा भाव तिराता, जैसे उसने पापा के प्यार पर शक किया हो और वह चुप हो जाता। पापा ने एक बार अपने साथ उनकी तस्वीर जरूर दिखाई थी, जिसमें वो अपनी मम्मी की गोद में बैठा था। पापा को वह दुखी करना नहीं चाहता था, इसलिए जब पापा ने एक बार नेहा आंटी को माँ कहने के लिए कहा तो वह आज्ञाकारी पुत्र बना, उसे माँ कहने ही नहीं मानने भी लगा। पर अपनी माँ का एक एहसास, एक सुगंध जो कभी उसके अचेतन मन में दबा था, अक्सर उसे बेचैन कर देता। यही कारण था कि भले ही पापा ने अपने असीम प्यार से उसके दिल का कोना कोना भर दिया था, फिर भी उसके दिल का वह रिक्त कोना उन्हें कभी नहीं दिखा जो उनका प्यार भी नहीं भर पाता था। वह था माँ का कोना। यह सच था कि उसके जीवन में पापा कोई कमी नहीं रहने देते। जिस किसी चीज़ की कामना करता, दूसरे ही दिन लाकर उसके हाथों में थमा जाते। कभी कभी तो बिना बोले ही समझ जाते। फिर भी उसके दिल में बसे रिक्तता को कभी समझ नहीं पाए। जब उस घर में उसका छोटा भाई नमन का आगमन हुआ, उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसके साथ खेलने वाला जो आ गया था, साथ ही बड़े भाई होने की जिम्मेदारी का एहसास भी कुछ खास होता है। मम्मा भी दोनों भाइयों को बराबर प्यार करने का दावा करती थी, पर वह स्पष्ट महसूस करता था कि प्यार तो वह नमन को ही करती थी। जब वह अच्छे नंबर लेकर आता, मम्मा उसके पीठ थपथपाती, गले से भी लगाती, पर उनके चेहरे पर वह उल्लास नज़र नहीं आता जो नमन को गले लगाते समय आता था। सिर्फ पिता के प्यार में दोनों भाइयों के लिए कोई अंतर नहीं दिखता। उनमें वह सारी योग्यता थी जो एक श्रेष्ठ पिता में होनी चाहिए। वह पापा के साथ विश्वास, भरोसा और प्यार के एक अटूट बंधन में बंधा था। उसके जीवन के हर पहलू पर पापा का प्रभाव था। पापा ही उसके आदर्श, गुरु और सलाहकार थे। वह बड़ा होकर पापा जैसा बनने की ख्वाहिशें रखता था। यही कारण था कि उसका दृढ़ आत्मविश्वास, उसका शानदार व्यक्तित्व, उसकी बहुमुखी प्रतिभा, उसकी सफलता सब उसके पापा जैसा ही था। उसे अपने पापा पर फक्र था, इसलिए पापा की हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती।
धीरे धीरे गुजरते समय के साथ पढ़ लिख कर वह इंजीनियर बन गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जल्द ही उसे नौकरी भी मिल गई। नमन भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। वह सिंगापुर से ही मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। पापा ने वहाँ अपना एक मकान भी खरीद लिया था। पापा अपने दोनों बेटों की सफलता से हमेशा आह्लादित रहते। तभी जैसे उनके खुशियों को किसी की नज़र लग गई। कई महीनों से पापा की तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर कहने पर टेस्ट हुआ तो पता चला कि उन्हें हेपेटिक कैंसर है। पापा के बरसों के जीवन को अब डॉक्टरों ने महीनों में बांध दिया था। इस समाचार से हनी को गहरा आघात लगा। शैशव अवस्था में माँ को खो दिया था, अब किसी भी कीमत पर अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। उसने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थिति में सुधार भी हो रहा था कि उसके पापा ने पटना जाने की जिद ठान ली। समझाने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंततः हार कर उसने पटना ले ही आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामने ताऊ जी, अनुज भैया नजर आए। उन लोगों ने कार के साथ एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर रखा था, जिससे आराम से आदित्य बाबू घर तक पहुंच गए थे। घर में भी उनके आराम की सारी व्यवस्था की हुई थी। अपने बचपन से लेकर अब तक के जीवन में वह 4-5 बार ही पटना आया था। घर के लोगों का प्यार भरा व्यवहार उसे बहुत अपना सा लगता, बस दादी को छोड़कर, जो हमेशा उससे एक दूरी बनाए रहती। ना जाने क्यों पूजा घर के अंदर भी उसे नहीं जाने देती। उखरी उखरी सी रहती। वह अभी दादी की यादों से बाहर भी नहीं आया था कि ताई जी की धीमी पर स्पष्ट आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं चाहती हूँ कि आप हनी को उसके माँ के विषय में सारे सच बता दीजिए। एक दिन अचानक जब सच्चाई उसके सामने आएगी तो वह हम सबों को कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी उसे अपने पापा की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। भाभी शायद ठीक ही कह रही हैं, पर हनी को मैं अतीत के दर्द में नहीं घसीटना चाहता, इसलिए चुप रहकर ही ठीक समझता हूँ। कौन से सत्य की बात कर रहे थे ये लोग? हनी को खटका हुआ। तो क्या अब तक वह अपने ही किसी सत्य से अनजान था? पहली बार उसे अपने पापा के प्यार पर शक हुआ था। बाप बेटे का रिश्ता तो विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम होता है। पापा ने उससे उसके माँ के संबंध में कोई सत्य छुपाकर आज उसके भरोसे को तोड़ा था, उसके विश्वास को तार तार कर दिया था। तभी ताई जी ने खाने के लिए बुलाया तो किसी तरह अपने को संभालता सबों के साथ खाने के लिए आ गया था। खाने के बाद पापा ने दवा देकर सुलाया गया तो हमेशा की तरह उनका हंसता मुस्कुराता आत्मविश्वास से भरे पापा उसे आज काफ़ी दीनहीन और कमज़ोर लगे। अब तक पापा के लिए मन में उपजे घृणा और क्रोध पर जैसे विराम लग गया। वह उनके गले में बाहें डालकर फपक पड़ा। उसका उरा चेहरा और यूं बिहल होते देख वहाँ बैठे सभी लोगों को समझते देर नहीं लगी कि उन लोगों की बातें इसके कानों में ज़रूर पड़ गई है। ताई जी ने आंखों ही आंखों में आदित्य बाबू को आश्वस्त कर आगे बढ़कर हनी को संभाल कर उसे कमरे में ले आई थी। दोनों चुपचाप पलंग पर आ बैठे थे। ताई जी ने अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछते हुए वातावरण को हल्का करने के लिए बोली, इतना बड़ा हो गया है, नौकरी करता है, फिर भी बच्चों की तरह रोता है। ताई जी की बातें सुन वह बिना किसी भूमिका के बोल पड़ा, ताई जी सच सच बताइए, पापा ने ऐसा कौन सा राज मुझसे छुपा रखा है? सुनते ही ताई जी खामोश हो गई। वह उसके दर्द को समझ रही थी कि दुनिया में हनी जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, जो उसका सबसे अपना है, जो इसके वह सबसे करीब है, उसी ने उससे उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण राज छुपा रखा था। तो उस दर्द की वेदना से वह उबर नहीं पा रहा था। वह असन्नचित हारा थका अपने सवालों के उत्तर खोज रहा था। एक घुटन और बेबसी वहाँ फैली हुई थी। चारों तरफ का सन्नाटा गहन और घातक लगने लगा था। हनी की निगाहें ताई जी के चेहरे पर जा टिकी थी।
उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय अब खुलने ही वाला था। वह अपने आप में सिकुड़े जा रहा था। तभी खामोशी से ताई जी उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। शायद बरसों से दिल में दबे राज का उद्गार उनके लिए भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मेरी बातों से शायद तुम्हें गहरा धक्का लगे, पर अपने पापा के प्यार पर शक करना बंद करो और इस सत्य को स्वीकारो कि आदित्य बाबू तुम्हारे जन्मदाता नहीं है, सिर्फ पालक पिता है। तुम उनके पुत्र हो ही नहीं। अब तक यह बातें तुमसे छुपी थी कि तुम एनी और सैम जोसेफ के पुत्र हो। फिर भी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पिता न होने पर भी पिता के सारे फर्ज पूरे किए। सुनते ही हनी को जैसे काठ मार गया। उसने अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने पापा आदित्य बाबू का बेटा नहीं है। वह हतप्रभ निगाहों से और दाई जी को निहारे जा रहा था। जब तुम मात्र 6 महीना के थे, तुम्हारे मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया था। तुम्हारी माँ एनी तलाक के बाद आदित्य बाबू के ऑफिस में काम करने लगी थी। वहीं साथ काम करते दोनों में प्यार हो गया था और उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। पर यह शादी आदित्य बाबू की माँ गायत्री देवी को किसी शर्त पर मंजूर नहीं था। उन दोनों ने अपने अपने घरों से धुतकारे जाने के बाद कोर्ट में शादी कर ली और अलग घर लेकर रहने लगे थे। सैम चाहता था एनी तुम्हें उसे सौंप दे, पर कोर्ट के ऑर्डर के आगे मजबूर था। एक छोटे बच्चे को माँ से अलग नहीं किया जा सकता था। फिर भी जब तक तुम्हें छीन लेने की धमकी दे, तुम्हारी माँ से लड़ने पहुँच जाता। इधर आदित्य के घर छोड़ने से उसकी माँ बेहद दुखी रहती। एक दिन बीमार थी तो आदित्य बाबू को अपनी वास्ता देकर बुलवाई। उस रोज़ तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए आदित्य बाबू माँ के पास ही देर रात तक बैठे रह गए। अचानक तुम्हें तेज़ बुखार आ गया था। तब मेड के पास तुम्हें छोड़कर एनी दवा लेने के लिए स्कूटी लेकर निकली तो सामने से आते कार से टकराकर बुरी तरह घायल हो गई। पास के लोगों का कहना था कि जिस कार से एनी टकराई थी उसे सैम चला रहा था। जब तक आदित्य बाबू को इस दुर्घटना का पता चला और एनी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, काफ़ी खून निकल गया था। डॉक्टर के अथक परिश्रम के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अंतिम समय उसने तुम्हारी जिम्मेदारी आदित्य बाबू को सौंपकर उनसे वादा लिया था कि तुम्हें सैम को कभी नहीं सौंपे। एनी की मृत्यु के बाद किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर आदित्य बाबू ने चर्च के फादर की मदद से उसका अंतिम संस्कार पूरा करवाया। पर मर्डर का केस सैम पर चला। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण 2 साल के बाद सैम कोर्ट से आसानी से छूट गया। पर इस दुर्घटना ने आदित्य बाबू को पूरी तरह तोड़ दिया। एक तो एनी के खोने का गम, दूसरा तुम्हारी जिम्मेदारी। उसका जीवन बुरी तरह उलझ गया था। हम लोगों के समझाने के और तुम्हारे साथ देने के कारण आश्वासन पाकर वह तुम्हें लेकर हम लोगों के पास रहने चला आया था। तुम्हें भी हम लोगों ने हाथों हाथ लिया। अपनों का सहयोग पाकर तुम दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगे थे। देखते देखते पूरे 3 साल गुजर गए। हम लोगों ने तुम्हारे देखभाल का वास्ता देकर नेहा से उनकी शादी करवा दी। वह जानते थे सैम आज न कल चुप बैठने वालों में से नहीं था। वह तुम्हें किसी तरह हासिल करने का कोशिश फिर करेगा जब उसे पुलिस का डर खत्म हो जाएगा। कहीं तुम्हें सैम कोई हानि न पहुंचा दे, तुम्हें छीन न ले। यह सब सोचकर उन्होंने देश से बाहर नौकरी की तलाश की और सिंगापुर चले गए। आगे तुम जानते ही हो। ताई जी से सब कुछ सुन हनी जरबत बैठा रह गया। इतने छोटे समय में ही पापा के लिए क्या क्या सोच लिया था। जिस पापा ने उसके लिए अपना तन मन और धन सब दांव पर लगा दिया, उसी पर से उसका भरोसा उठ गया था। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। वह ताई जी के गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। दूसरे दिन सुबह
ताई जी उसे उसकी मम्मी के कब्र पर ले गईं। साथ में उसके पापा भी गए। फूलों का गुच्छा रखकर जब वह कैंडल जला रहा था, सामने कब्र पर लिखे लाइनों पर उसकी नज़र अटक गई। लिखा था, यहाँ हनी की प्यारी मम्मी सो रही है। हनी की आंखें भर आई। वह थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। ठंडी हवाएं उसे छू छू कर निकल रही थीं। बचपन से अपनी मम्मी के जिस स्पर्श को वह महसूस करना चाहता था, उसे लगा आज उसी स्पर्श को महसूस कर रहा है। तभी उसे अपने बीमार पापा का ध्यान आया, जो वहाँ आकर काफ़ी भावुक हो गए थे। वह उनके आंसू पोंछ हाथ थामे कब्रिस्तान के गेट तक आ गया था। तभी एक आबनूसी रंग और घुंघराले बालों वाला व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए वह हनी से बोला, रुको हनी, तुम शायद सत्य नहीं जानते कि जिसे तुम अपने पापा समझ रहे हो और उसका हाथ थामे सहारा बन रहे हो, वह तुम्हारा पापा है ही नहीं। तुम्हारा पापा तो मैं हूँ, सैम जोसेफ। हनी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में सूल उतार दिया हो। उसने गुस्से से थरथरा उठा। वह उसका अगण्य नेत्रों से सैम को झुलसाते हुए बोला, जी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आदित्य सक्सेना का बेटा हनी सक्सेना हूँ। वह घृणा से मुंह फेर लिया। तुम्हें गलत बताया। वह बीच में ही सैम की बात काटते हुए बोला, मुझे कुछ भी गलत नहीं बताया गया। जन्म देने से कोई पिता नहीं होता। दूसरी बात, अगर पिता का नाम शर्मिंदगी बन जाए तो जन्म देने वाले से दूर ही रहना अच्छा है। उसे अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकना ही सही है। मैं आपके और अपने रिश्ते को तिलांजलि दे चुका हूँ। मेरे पिता होने का दावा करने वाले मिस्टर सैम, क्या आप जानते हैं कि पिता का क्या अर्थ होता है? पिता का अर्थ होता है पालक, रक्षक और पोषक। जो एक पुत्र का हौसला और विश्वास होता है, उसकी माँ की हिम्मत होता है। और यह सब मुझे आपसे नहीं, अपने पापा आदित्य सक्सेना से मिला। इसलिए आइंदा पिता होने का दावा करने मत आइएगा। अब मैं बालिग हो चुका हूँ, अपने फैसले ले सकता हूँ। इतना कह कर वह तेजी से अपने पापा का हाथ थामे घर की तरफ बढ़ चला। घर पहुँचते ही वह बोला, पापा, मैंने टिकट ले लिया है। हम लोग आज ही अमेरिका चल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप वहाँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और मुझे तुम्हारे भरोसा पर भरोसा है। आदित्य बाबू की आवाज़ में पहली वाली दृढ़ता फिर से वापस आ गई थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी भरोसा। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।